हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर तीसरी ग्रंथि अग्नाशय पैनक्रियाज ग्रंथि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इस क्लास से पहले हमने लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि का अध्ययन कर लिया था और आज अध्ययन करेंगे पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि का। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पर होती है और किस प्रकार की होती है। तो बाह्य संरचना के अंदर देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास बोलते हैं, ग्लैंड्स। स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि ये कहां पर होती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो आहार नाल के अमाशय से आगे यू आकार का जो छोटी आंत का भाग होता है वो ग्रहणी होता है। तो यू आकार के भाग के अंदर की तरफ ये ग्रंथि होती है, यानी कि उदर गुहा के अंदर बाईं ओर, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है, जो ग्रहणी के बीच में स्थित होती है, ग्रहणी के मध्य में स्थित होती है और ग्रहणी के मध्य में ये खुलती है। तो स्थिति क्या हो गई? यू आकार की ग्रहणी के मध्य और उदर गुहा में, उदर गुहा में बाईं ओर। अब दूसरी बात इसकी ये आती है कि यह ग्रंथि जो होती है इसका वजन कितना होता है। इसका वजन जो होता है वो 50 से 85 ग्राम होता है। तीसरे नंबर पे इसका गुण जो होता है वो आता है, इसका रंग कैसा होता है। रंग जो होता है इसका वो गुलाबी होता है। गुलाबी रंग की ये ग्रंथि होती है। कि आकार कैसा होता है? आकार इस ग्रंथि का जो होता है वो अनियमित आकार होता है। इसका आकार नियमित नहीं होता, अनियमित होता है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो इस प्रकार की दिखती है, इसकी जो अंदर संरचना होती है और ये अनिश्चित प्रकार की होती है। इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगली बात आती है इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण या उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो घूर्णीय एंडोडर्म से होती है। घूर्णीय एंडोडर्म से होती है। अगला इसका गुण जो होता है वो ये ग्रंथि होती है वो किस प्रकार की होती है। ये ग्रंथि जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ग्रंथि का प्रकार, ग्रंथि का प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। मिश्रित प्रकार का मतलब होता है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। अब अंतःस्रावी क्या है और बहिःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी का मतलब होता है वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्त्रावित पदार्थों को सीधे ही रक्त में छोड़ती है, यानी कि जिनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां अंतःस्रावी होती है। और वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्त्रावित स्त्राव को नलिकाओं के माध्यम से रक्त में छोड़ती है या नलिकाओं के माध्यम से छोड़ती है, यानी कि जिन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं उन ग्रंथियों को बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। तो कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित
ग्रंथि। विस्तृत ग्रंथि के अंदर कौन कौन सी? अंतःस्त्रावी, और बहिःस्त्रावी। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। अब यहां अंतःस्त्रावी के रूप में ये हार्मोन का स्त्राव करती है। अंतःस्त्रावी के रूप में किसका करती है? हार्मोन का स्त्राव करती है, हार्मोन्स का स्त्राव करती है। और बहिःस्त्रावी के रूप में किसका स्त्राव करती है? बहिःस्त्राव के रूप में ये अग्नाशयी रस का स्त्राव करती है, अग्नाशयी रस का स्त्राव करती है। और अग्नाशयी रस जो होता है वो ग्रहणी में छोड़ा जाता है, जिससे पाचन क्रिया होती है। ग्रहणी में जो अग्नाशय रस जो होता है वो बहिःस्त्रावी ग्रंथि का भाग है। यह ना कि अपन लिख सकते हैं अग्नाशयी रस। पैनक्रियाटिक जूस जिसे कहा जाता है। और ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्त्रावी के रूप में होते हैं, और अग्नाशय रस जो होता है वो बहिःस्त्रावी के रूप में होता है। ग्रंथि जो होती है वो ग्रहणी के मध्य होती है। एक बार देख लीजिए, यह ग्रहणी है, इसे ड्यूडेनम कहा जाता है। यह ड्यूडेनम के अंदर यह अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो खुलती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि के मध्य से एक नलिका होती है। इस नलिका को पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, वो अग्नाशय वाहिनी बोलते हैं इसे। पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो एक छिद्र के द्वारा इस ग्रहणी में खुलती है। अब इस पैनक्रियाटिक डक्ट के खुलने से थोड़ा सा पहले एक इसके अंदर नली आती है, जिसे क्या बोलते हैं? डक्टस कोरोडोकस कहा जाता है। डक्टस कोरोडोकस कहा जाता है। यह नली जो होती है यहाँ पर खुलती है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में जिस स्थान पर खुलती है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। ये पहले आपने पढ़ लिया था। ये स्फिंक्टर को स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। इसे ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। और ये ओडी की अवरोधनी जो होती है वो अग्नाशय नलिका जो होती है, अग्नाशय वाहिनी जो होती है, ग्रहणी के जिस स्थान पर खुलती है वहां पर यहाँ एक अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी को स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। ये पैनक्रियाज डक्ट जो होती है इनके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं खुलती हैं, जिन्हें स्मॉल पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और स्मॉल पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो पूरे अग्नाशय से बहिःस्त्राव जो होता है, बहिःस्त्राव को पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर डालती है। अग्नाशय वाहिनी जो होती है वो अग्नाशय रस को ग्रहणी में लाती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। अग्नाशय की आंतरिक संरचना के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। यहाँ जो दिख रही है वो आंतरिक संरचना है। इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इसमें से ये जो कोशिकाओं का समूह है इसे एसिनाई कहा जाता है। इसे एसिनाई कहा जाता है। ये एसिनाई जो होती है ये अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। इन एसिनाई के पास में नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, अग्नाशय वाहिनियां कहा जाता है। ये अग्नाशय रस जो होता है वो अग्नाशय वाहिनियों के अंदर, मुख्य अग्नाशय वाहिनी के अंदर आता है और वहां से ये ग्रहणी में छोड़ा जाता है। तो ये जो समूह होता है जिसे एसिनाई कहा जाता है, ये पूरे अग्नाशय के अंदर अगर यहाँ देखें तो हर जगह पर ये समूह इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से समूह यहाँ पर होता है। ये स्मॉल पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है।
यानी कि एसिडाइज से स्त्रावित होने वाला अग्नाशय रस जो होता है वही स्त्राव के रूप में वो इन पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है और यहाँ से मुख्य पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है और वहां से इसे ग्रणी में छोड़ा जाता है। तो ये जो पूरे अग्नाशय के अंदर होती है वो 99% जो कोशिकाओं का समूह होता है वो एसिनाई का होता है। 99% समूह जो होता है वो एसिनाई का होता है और बाकी इन कोशिकाओं के समूह के मध्य में एक विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इन विशेष कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस इजलेट्स यानी कि लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस दीपिकाएं लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जो है वो लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है। यह लैंगरहैंस दीपिकाएं जो होती हैं पूरे अग्नाशय में 1% होती है। पूरे अग्नाशय में 1% होती है और इस लैंगरहैंस दीपिकाओं से हार्मोन का स्त्रावन होता है। इनके अंतःस्त्रावी हार्मोन जो होते हैं वो इस लैंगरहैंस दीपिका से निकलते हैं। अंतःस्त्रावी का कार्य करती है लैंगरहैंस दीपिकाएं और वही स्त्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्त्रावन करती है वो एसिनाई होती है। अब इस लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? देखिए, जो अधिक कम मात्रा में दिखती है यहाँ पर ये कोशिकाएं जो आप देखिए इसे अल्फा सेल कहा जाता है। अल्फा सेल्स होती है। ये कुल कोशिकाएं जो होती है लैंगरहैंस दीपिकाओं की, उस कुल लैंगरहैंस दीपिकाओं की कोशिकाओं की अल्फा सेल्स जो होती है वो 20% होती है। 20% इनकी संख्या होती है और इनके द्वारा जो हार्मोन का स्त्रावन होता है वो ग्लूकागॉन होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रावन जो होती है वो लैंगरहैंस दीपिकाओं की अल्फा सेल्स करती है और इनकी कुल संख्या जो होती है वो 20% होती है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो दिख रही है सभी जगह पर ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं बीटा सेल्स कहलाती हैं और ये जो होती है कुल 70% लैंगरहैंस दीपिकाओं कोशिकाओं की होती है। इन लैंगरहैंस कोशिकाओं की कुल कोशिकाएं जो होती है लैंगरहैंस दीपिका की उनकी 70% संख्या जो होती है वो बीटा सेल की होती है और इनके द्वारा जो हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन जो होता है वो बीटा सेल्स के द्वारा होता है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। उनकी संख्या मात्र 5% ही मानी जाती है और वो संख्या जो होती है इसे डेल्टा सेल भी कहते हैं या इसे गामा सेल भी कहा जाता है। यानी कि जिसे डेल्टा सेल भी कहते हैं या जिसे गामा सेल भी कहा जाता है। ये सेल जो होती है वो कुल लैंगरहैंस दीपिकाओं कोशिकाओं की 5% मात्रा इनकी होती है और यानी कि 5% इसकी मात्रा होती है और इनके द्वारा जो हार्मोन जो होता है वो होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन जो होता है वो डेल्टा या गामा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है और इनकी संख्या जो होती है वो 5% होती है। अब 5% संख्या की एक और कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं जिनकी संख्या भी कुल लैंगरहैंस दीपिकाओं की कोशिकाओं की 5% होती है और वो कोशिकाएं होती हैं कहीं पर भी जैसे यहाँ पर होती है इस प्रकार की, वो होती है आपके जिसे पीपी सेल भी कहा जाता है या जिसे एफ सेल भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो भी 5% होती है। इनके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो पॉलीपेप्टिडेज हार्मोन होता है। तो इस प्रकार से लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर कुल जो होती हैं वो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा या डेल्टा सेल्स मुख्य होती हैं और 5% जो होती हैं वो पीपी सेल या
एफ सेल भी होती है। अल्फा सेल्स जो होती है वो कुल कोशिकाओं की 20% होती है, जिनके द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा सेल होती है वो लैंगरहैंस की कुल कोशिकाओं की 70% होती है और जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और गामा और डेल्टा सेल जो होती है वो कुल कोशिकाओं की 5% होती है और जिनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। और 5% जो होती है वो पीपी सेल या इसे एफ सेल बोलते हैं, वो होती है, इनके द्वारा पॉलीपेप्टिडेज हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, जबकि एसिनाई जो होती है वो बहिःस्रावी रूप में कार्य करती है, जो अग्नाशय रस का स्रावण करती है। यानी कि अग्नाशय रस जो होता है वो इन एसिनाई कोशिकाओं से निकलता है, कोशिकाओं समूह से निकलता है। अग्नाशय रस जो होता है, जो एसिनाई जो होती है, इन कोशिकाओं के समूह से निकलता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ जाता है, जो छोटी छोटी वाहिनियां होती है, अग्नाशय वाहिनियां होती है, और वहां से ये अग्नाशय रस जो होता है वो मुख्य पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ जाता है और वहां से ओडी की अवरोधनी के द्वारा ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि अग्नाशय रस जो होता है उसका संगठन किस प्रकार का होता है। अग्नाशय रस जो एसिनाई से स्रावित होता है वो किस प्रकार का होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं। देखिए, अग्नाशय रस जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, कैसे होता है। सबसे पहले इसकी कुल मात्रा देखते हैं, कुल कितनी मात्रा जो होती है इन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है एक दिन के अंदर। कुल मात्रा जो होती है वो 500 से 800 ml प्रतिदिन एसिनाई के द्वारा 500 से 800 ml अग्नाशयी रस जो होता है वो स्रावित हो जाता है। दूसरी बात रहती है इनकी पीएच क्या होती है। पीएच जो होती है इनकी 8, यानी कि यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। और 4 नंबर में जल की कुल कितनी मात्रा होती है, तो देख लीजिए, जल जो होता है इनके अंदर 98.5% जो होता है वो जल की मात्रा होती है। अकार्बनिक आयन पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, आयंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और क्लोराइड्स होता है। ये आयन जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद में इसके अंदर यौगिक भी पाए जाते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं, यौगिकों के रूप में इसके अंदर सल्फेट होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन फास्फेट होता है और इसके अंदर कार्बनिक अम्ल भी होते हैं। ये यौगिक जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। इन अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ एंजाइम में लिखता हूं। कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं वो इस अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा होता है वो काइमोट्रिप्सिन होता है और 3 नंबर जो होता है वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। और इसका अगला जो एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और उसके बाद में इसके अंदर माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन है इनके द्वारा
होता है। और इसके अलावा इसके अंदर लाइपेज पाया जाता है जो वसा का पोषण करता है, और इसके अंदर लाइपेज के बाद में कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज भी कुछ मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज भी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। और पाया जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम जो होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये एंजाइम जो होते हैं वो अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं। ये अग्नाशय रस जो होता है वो किनके द्वारा स्रावित होता है? एसिनाई कोशिका समूह के द्वारा स्रावित होता है। और ये एसिनाई जो होती है वो पूरे अग्नाशय के अंदर 99% एसिनाई कोशिकाएं होती हैं और 1% जो होती है वो लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है। तो इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो पाचन के रूप में अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है, जो इस प्रकार से संगठन होता है और भोजन का पाचन करता है।